समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष फेसबुक लाइव में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और आपकी बढ़ रही रुचि के लिए आपको साधुवाद देता हूं। आज देश आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। भाजपा और मोदी सरकार जिसका कांग्रेसीकरण हो चुका है, कांग्रेस के ही रास्ते पे चलते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथों देश की अस्मिता, देश की संस्कृति और देश का तथाकथित विकास गिरवी रख रहे हैं। आज देश के लोगों का लोकतंत्र में आस्था खत्म होती जा रही है और उसका प्रमाण है कि 50% से अधिक लोग मतदान करने घर से नहीं निकल रहे हैं। मैं 2 बार चुनाव लड़ा, लखनऊ विधानसभा कैंट 175 से, रेलवे में रहते हुए सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे कार्य करते हुए ईमानदारी का खामियाजा भी भुगता। लगभग 31 बार स्थानांतरण आदेश हुए और 13 साढ़े 13 वर्ष तक वेतन रोका गया उस ट्रांसफर के नाम पे। आज हमारा मुद्दा है निजीकरण, आर्थिक आतंकवाद और क्रूर तानाशाह। सबसे पहले मैं कृषि कानून का जो राज्यसभा में पास नहीं होते हुए भी राज्यसभा अध्यक्ष ने बहुमत दिखाया और सरकार ने उसे पास कर दिया, उस कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों के आंदोलन को लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन देते हुए सरकार से यह मांग करता हूं कि आंदोलनरत किसानों से बिना शर्त बातचीत की जाए। शर्तों पर सामंजस्य नहीं होता, शर्तों पर वार्ता नहीं होती है। वार्ता होती है साफ दिल से, खुले मन से और साफ नीयत से। अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो किसानों से बिना शर्त अविलंब वार्ता करके, और जनता की सरकार है। मोदी जी कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के चौकीदार हैं। तो आज अन्नदाता, आज आपका मालिक आंदोलन कर रहा है अपने नौकर से, अपने चौकीदार से बात करने के लिए। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को और मोदी जी को कि वे अपने मालिकों से, अपने अन्नदाता से वार्ता के लिए शर्त लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी घोर निंदा करते हुए, कड़े शब्दों में निंदा करते हुए भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यह मांग करता हूं कि अविलंब वार्ता करके किसानों की मांगों को जो यथोचित है उनको माने और विश्व व्यापार संगठन WTO और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बिल गेट के दबाव में ना आके
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में ना आके, उद्योगपतियों के दबाव में ना आके साफ नियत से किसानों से बात करें, अन्नदाताओं से बात करें, उनकी समस्याओं को सुने और उनकी यथोचित मांगों को स्वीकार करें। इसके बाद मैं क्रूर तानाशाह मोदी जी को इसलिए कहा कि जाड़े का दिन है, वहां गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, वहां इस जाड़े में पानी की बौछार अन्नदाताओं पे किया जा रहा है। हमारा चौकीदार अपने मालिक के ऊपर पानी की बौछार इस जाड़े में कर रहा है और क्रूर तानाशाह बने रहने का परिचय दे रहा है। आज धर्मांतरण रोधी अध्यादेश उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है, लागू कर दिया गया। धर्मांतरण का रोधी अध्यादेश एक तरह से अच्छी बात है अगर सकारात्मक रूप से साफ नियत से उसको किया जाए, लेकिन एक वैवाहिक नियम है, इसमें लिखा गया है कि प्रेम का आधार नहीं। अगर कोई प्रेम विवाह करता है, हिंदू है और मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह करता है, तो उसका धर्मांतरण अगर वो चाहती है मुसलमान औरत या मुसलमान लड़की कि हम हिंदू बन जाएं, तो क्यों आप रोकेंगे? अगर मुस्लिम लड़का, ईसाई का लड़का, ठाकुर का लड़का, हिंदू में भी बहुत सी जातियां हैं, अगर वो बौद्ध धर्म को मानता है और वो लड़का या लड़की कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो आप उस पर रोक क्यों लगाएंगे? हम तो भारतवर्ष सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदर करता है। जहां तक आपने लालच की बात की, उसमें एक पैरा है कि कोई भी एफआईआर कर सकता है, तो प्रेम विवाह में तो सामान्यतः यह देखा गया है कि घर वाले नाराज रहते हैं, पूरा परिवार साथ नहीं देता है तो भी प्रेम विवाह होता है। तो कुछ इसमें जो द्वेषपूर्ण और बदनीयती से जो प्रावधान है उनको हटाना चाहिए। दूसरी चीज, निजीकरण। निजीकरण, अभी मैं पूर्वांचल में एक पत्रकार महोदय हमारा साक्षात्कार ले रहे थे, उन्होंने साक्षात्कार में बहुत से प्रश्न किए, कृषि कानून पे भी उन्होंने चर्चा की। हमने कृषि कानून का विरोध करते हुए उनको बताया, निजीकरण का विरोध करते हुए हमने उनको बताया, और मैं आपसे भी सहभागिता करना चाहता हूं निजीकरण के ऊपर कि अगर आपका घर टूटा हुआ हो, आपका घर रहने लायक ना हो, आपकी जमीन पे भूत प्रेत का डेरा हो, जो जाए रोज बीमार रहे, रहना खतरनाक हो, कोई उस घर को खरीदेगा? आप जिस साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं वो साइकिल आपकी टूटी हुई हो, सब जंग लगा हो,
टायर ट्यूब खराब हो, उस साइकिल को या इस तरह के खराब मोटरसाइकिल को जिससे चला न जा सके, या चले अगर आप तो बहुत परिश्रम की आवश्यकता हो, बहुत धन खर्च करना पड़े, घाटे का सौदा हो, तो वो कोई खरीदेगा? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय रेल, इंडियन एयरलाइंस या तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठान को जो बेचने का काम किया जा रहा है, क्या सरकार ने इस पे जनमत लिया? और अगर नहीं लिया तो कैसे कह सकती है कि ये घाटे का सौदा है? सार्वजनिक प्रतिष्ठान भारत के नागरिकों को सस्ते से सस्ते, बिना लाभ के उनको साधन उपलब्ध कराने का, रोजी रोटी उपलब्ध कराने का, रोजगार उपलब्ध कराने का, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने का एक साधन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो बैंक हो, और जहां रोजगार के अवसर हो सकते हैं वहां रोजगार के अवसर और सृजित करने का कार्य करना उद्देश्य था सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का। लेकिन सरकार जिन उद्योगपति से चुनावी फंड का चंदा लेती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उन्हीं के हाथों सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को, उनकी जमीनों को, उन क्रेताओं को उद्योग से मतलब उतना नहीं है जितना कि वहां की बहुमूल्य अनमोल जमीनों से, जिसमें वो गैर उत्पादक वस्तुओं का निर्माण करेंगी मशीनों के माध्यम से, और जहां आदमी के रोजगार सृजित होते हों वहां उन रोजगारों को अपने लाभ के लिए समाप्त करने का काम करेंगी। और भारत सरकार इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाती जा रही है, और वित्त मंत्रालय ने 2030 तक करोड़ों अरबों रुपए के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सौदा कर चुकी है। तो मैं निजीकरण का पूरी तरह विरोध करता हूं। आज मोदी सरकार, भाजपा सरकार का पूर्ण रूप से माननीय मोदी जी ने कांग्रेसीकरण कर दिया। स्वदेशी आंदोलन का मंच लुप्त कर दिया। जिस स्वदेशी की अवधारणा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, कांग्रेस का विरोध कर रही थी, डब्ल्यूटीओ का विरोध कर रही थी, आईएमएफ का विरोध कर रही थी, आज मोदी सरकार ने और माननीय मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण करके देश को पूंजीपतियों के हाथों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों गिरवी रखने का काम किया है। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं फेसबुक लाइव के माध्यम से कि आइए विदेशी पूंजी को भगाएं, अपने और अपने देश के स्वाभिमान को बचाएं, देश के गौरव को बचाएं, अपने रोजगार को बचाएं और भारत माता को आर्थिक गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाएं।
मोदी जी से मैं पीछे कई एपिसोडों में कहा कि आप अभी भी लौट आइए, हम सब इस धरती मां पे ईश्वर के उपहार हैं, लेकिन लीज पर है। समय निश्चित है, जाने का समय पता नहीं धरती से। आइए इतिहास में अपना नाम लुटेरों में न लिखा के भारत माता के सपूतों में नाम लिखवाएं। आइए आज शहीद आजम भगत सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विवेकानंद, गौतम बुद्ध, बाबा अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के पद चिन्हों पे चल के उनके विचारों का अनुसरण करते हुए देश में समता मूलक समाज की स्थापना करें। आज ये कहते हुए अफसोस होता है, दुख होता है कि आज हमारे देश की सेना का भी वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, विदेशी हाथों में उनका नियंत्रण जा रहा है। आज सेना के क्षेत्र में एफडीआई लगभग 70% हो गई। आज के अखबार में है कि सेना का अस्पताल लखनऊ में पीपीपी पे बनेगा, 3P पे बनेगा। मतलब प्राइवेटाइजेशन। सेना की गोपनीयता भी सुरक्षित नहीं है। आज डॉक्टर लोहिया द्वारा दिया गया मार्गदर्शन और उठाए गए मुद्दे आज के समय प्रासंगिक है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, दाम बांधो काम बांधो। हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय संरक्षक, महान समाजवादी चिंतक व विचारक साथी रघु ठाकुर, जो जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे, समाजवादी पार्टी के पहले राष्ट्रीय महासचिव रहे, दक्षेश के अध्यक्ष रहे, जो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए रात दिन एक किए हुए हैं और हम सब उनका अनुसरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को कई बार उन्होंने लिखा कि अगर खरीद का मूल्य तय होता है तो विक्रय के मूल्य में 1 और 1.5 से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, विक्रय का मूल्य भी तय होना चाहिए। आज अगर हम बच्चों के चिप्स की बात करें, आलू से जो बनता है, आज 5 रुपए में संभवतः 10 ग्राम, 5 रुपए में 10 ग्राम मिलता है शायद, मैं तो खाता नहीं, लेकिन बच्चे खाते हैं, देखता हूं। तो 5 रुपए में 10 ग्राम का मतलब हुआ 50 रुपए का 100 ग्राम, और 50 रुपए का 100 ग्राम का मतलब हुआ 500 रुपए किलो। तो अगर आलू का दर 40 रुपए, अगर आज का मान लें बहुत महंगा आलू है, तो भी 10 गुना था। गेहूं का सरकार ने अगर मूल्य तय किया 16 रुपए, तो बिक्री का गेहूं से बने हुए पदार्थों का कीमत
1 से 1.5 का अनुपात होना चाहिए। 24 रुपए से अधिक का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर लोहिया ने काम बांधो दाम बांधो नीति पे जोर दिया था। दूसरा, रोजगार के लिए केवल मनरेगा को छोड़ के और कोई स्रोत नहीं है अस्थायी रूप से जिससे रोजगार का सृजन किया जा सके और देश के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। आज जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो गैर उत्पादक चीजों में खर्च हो रहे हैं, पार्क बनाने पे। कहीं पार्क बना के ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क नाम दे के उसको ठेका पे दे दिया गया, भाई तुम इस पार्क में खूब प्रचार करो अपना और सरकार को पैसा देते रहो। मैंने कहा टैक्स के माध्यम से जनता के धन को जो लूटा जा रहा है, आज दावे के साथ मैं कहता हूं कि आज तक जितने लुटेरे भारतवर्ष को लूटने आए, उन सबसे बड़ी लूट जो जारी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बिल गेट के द्वारा माननीय मोदी जी के, पहले नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनके माध्यम से घुसा गया था और वर्तमान में माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से बड़े ही तीव्र गति से भारत को लूटने का काम किया जा रहा है। जनता, भारत के नागरिकों के धन को लूटने का काम किया जा रहा है, भारत के खनिज पदार्थों को लूटने का काम किया जा रहा है, भारत के जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है। और यह काम किया जा रहा है नए कानून बना के। बाबा साहब द्वारा जो कानून से बनाए गए थे, उन कानूनों के औचित्य को, उन एक्ट के औचित्य को ही पूरा समाप्त कर दिया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, पहले कर्मचारियों का जो अंग्रेज थे उनके एक्ट थे और भारत के संविधान में उस एक्ट को समाहित किया गया था कि जो कर्मचारी, जो मजदूर 4 महीने 120 दिन काम कर लेगा, उस पद पे उस काम करने वाले मजदूर का, उस काम करने वाले कर्मचारी का पहला हक होगा अगर उस तरह के काम आते हैं, उस प्रकार के काम आते हैं, चाहे वो दिहाड़ी के हो, चाहे वो रोज करने वाले मासिक वेतन पे हो, अस्थायी हो, वर्क चार्ज हो या अस्थायी हो, वहां कर्मचारी का अधिकार था, जिसे मोदी सरकार ने खत्म करके यह अधिकार नियोजकों को दे दिया, एम्प्लॉयर्स को दे दिया, एम्प्लॉय के अधिकार खत्म हो गए। तो कहां बाबा साहब के संविधान की मूल आत्मा कामगारों के मामले में रही, उसी तरह किसानों का अगर 1 एकड़ की खेती होती है, पहले तो कठमन गेहूं हुआ करता था, अब अगर बहुत प्रयास करने चलिए हम मान लेते हैं कि 1 क्विंटल गेहूं हो गया 1 कट्ठे में, तो 20 कट्ठे में 20 क्विंटल गेहूं हुआ। आज हम मान लेते हैं कि चलिए 1600 रुपए क्विंटल है,
तो 20 क्विंटल की कीमत 32,000 रुपए हुई। 4 महीने किसान खून पसीना एक करता है, खेत की निराई से लेके, गुड़ाई से लेके, सिंचाई से लेके, कटाई से लेके, दौरी तक का काम करता है, गेहूं निकालता है और उसे मिलते हैं 4 महीने में 1 एकड़ में 20 क्विंटल। बहुत अच्छी पैदावार और मौसम की मार नहीं पड़ी तो। अब 32,000 में अगर आप खर्चे निकाल लें, खेत की गुड़ाई से लेके, तो लगभग 20,000 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं, 22,000 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। और उसमें सबसे पहले जिस डीजल के प्रयोग से ट्रैक्टर खेत की जुताई करता है, उस डीजल पे यह लुटेरी सरकार जो कहती है एक राष्ट्र और एक टैक्स, जीएसटी नहीं लगाकर एक्साइज ड्यूटी और वैट के माध्यम से 60 रुपए प्रति लीटर उन अन्नदाताओं के जेब से लूटती है। उसी से सिंचाई होती है, उसी से कटाई होती है। तो यह किसान, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने, डॉक्टर लोहिया ने, परम आदरणीय रघु ठाकुर ने सरकार से बार बार यह मांग की है कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का काम कर रही है। सरकार सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बेरोजगारी की मशीन लगा रही है। देश में अराजकता और आतंक का माहौल पैदा करने का काम कर रही है। और इससे भी आगे सरकार, जो मोदी जी कहते थे अपने भाषणों में कि शराब और नशे से देश 20 साल पीछे चला जाता है, अपंग हो जाता है, आज मैं उस मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आज गली गली में शराब बेच के क्या वो समाज को अपंग नहीं बना रहे हैं, देश को 20 साल 50 साल पीछे नहीं फेंक रहे हैं? क्या ये विकास है या वो विनाश कर रहे हैं? आज मोदी जी जीवन के चौथे अंश में चल रहे हैं। कब पुटक जाएं, पुटक तो हम भी जाएं कोई पता नहीं, लेकिन वो भी कब पुटक जाएं पता नहीं। दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, सन्यासी बने हुए हैं, कलयुग के धर्मात्मा बने हुए हैं और देश को आर्थिक गुलामी की जंजीरों में झोंके जा रहे हैं। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग करता हूं, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मांग करती है कि निजीकरण बंद करो, सभी प्रतिष्ठानों का सरकारीकरण करो, निजी उद्योगपतियों के हाथों बेचना बंद करो, देश को आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ना बंद करो। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के माध्यम से देश को लूटना बंद करो, उनके एजेंट बन के रहना बंद करो, भारत के सपूत बनो, स्वदेशी पे आओ, महात्मा गांधी के विचारों पे चल के सबसे पहले देश में पूर्ण नशाबंदी लागू करो, देश में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का सरकारीकरण करो, निजीकरण बंद करो और साथ में झूठ वक्तव्य देना बंद करो, टैक्स के माध्यम से देश को लूटना बंद करो। मैं पूछना चाहता हूं, आपने लाल किले की प्राचीर से
प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया था, एक राष्ट्र और एक टैक्स। तो क्या पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वो एक टैक्स में, एक राष्ट्र में, भारतवर्ष में नहीं आते? और अगर आते हैं तो एक्साइज ड्यूटी और वैट लेके लगभग 60 रुपए प्रति लीटर की लूट जनता से क्यों की जा रही? आज सेना के अस्पताल को, मिलिट्री अस्पताल को PPP के माध्यम से बनाना बंद करो, निजीकरण बंद करो। सेना में FBI 70% जो आपने लाई है उसे समाप्त करो। कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा 30 रुपए प्रति फेरा, चाहे 300 मीटर की सड़क हो, वसूला जा रहा है। यह जनता के धन की लूट है। आज प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे स्टेशन पे 10 रुपए के बजाय 50 रुपए करके जनता के धन को लूटा जा रहा है, रेल यात्रियों के धन को लूटा जा रहा है। आज रेलवे का किराया कोरोना के नाम पे 30% बढ़ा के जनता के धन को लूटा जा रहा है, रेल यात्रियों के धन को लूटा जा रहा है। आज रेलवे में स्पेशल ट्रेनें चला के जनरल कोच में भी रिजर्वेशन करके गरीब जनता के धन को लूटा जा रहा है। आज स्टेशनों पे ट्रेनें नहीं चल रही हैं और उन प्लेटफॉर्मों को लाइटों से सजाकर देश की बिजली का ह्रास किया जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है। और बचत के नाम पर खरीद फरोख्त में जो भ्रष्टाचार हुए हैं जन सुविधाओं का प्रावधान करने में, उदाहरण देना चाहूंगा लखनऊ मेट्रो का, कि यहां स्वचालित सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है, इसलिए कि स्वचालित सीढ़ी अगर चलेगी तो भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है कि ऊर्जा बचा रहा है। मैं लखनऊ मेट्रो प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि टोकन देने के खिड़की में ऑफिस बना हुआ है, खुला हुआ है, कुर्सी है, लाइट जल रही है, आदमी नहीं है, मानव विहीन होती जा रही मेट्रो में, कर्मचारी विहीन होती जा रही मेट्रो में ऊर्जा बचाने के नाम पे एक तरफ स्वचालित सीढ़ियां बंद की जाती हैं और दूसरी तरफ उनकी सजावट और विज्ञापनों के को देने के लिए, चमकाने के लिए, प्राइवेट से कमाने के लिए, धन कमाने के लिए लाइटिंग की जाती है इतनी अधिक कि चकाचौंध, आंखें चकाचौंध हो जाती। आज स्टेशनों पे अनावश्यक लाइटें करके यह दिखाया जा रहा है कि हम बड़े अमीर और सुसज्जित लोग हैं, लेकिन मैं माननीय मोदी जी से आप लोगों के संज्ञान में लाते हुए यह पूछना चाहता हूं कि अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो 6,000 करोड़ रुपए 5.19% ब्याज के दर पे लेकर कर्ज जुटाकर राज्यों को जो देने का काम किया है, यह आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या संदेश दे रहा है? क्या भारत दिवालिया नहीं हो गया? तो मैं आज मोदी जी से यह कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि योगी तो आपके शिष्य हैं, आप सुधर जाओगे तो योगी भी सुधर जाएंगे, योगी ऐसे लोग भाग जाएंगे। कि अन्नदाताओं पे जो क्रूरता आपने दिखाई है, जो देश के नागरिकों के धन को टैक्स के माध्यम से लूटने का काम आपने शुरू कर दिया है, जो सेना ऐसे क्षेत्र में, डिफेंस ऐसे क्षेत्र में जहां गोपनीयता अति आवश्यक है,
वहां 70% FDI देके गोपनीयता खत्म करने का जो काम आपने किया है, निजी हाथों में गोपनीयता देने का जो काम किया है, इसको निरस्त करके आप स्वदेशी धारा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, बाबा साहब अंबेडकर के, शहीद आजम भगत सिंह के, गौतम बुद्ध के, विवेकानंद के, डॉक्टर लोहिया के विचारों पे चलिए, अनुसरण कीजिए, देश को स्वावलंबी बनाइए। आज शर्म आती है कि आपकी सरकार ने शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और राज्य सरकार, वहां की राज्य सरकार जो पूर्ववर्ती थी, उनकी मांग के अनुरूप भी शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे आपने नाम नहीं रखा एयरपोर्ट का। उसका नाम, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम फिर से शहीद आजम भगत सिंह कर दीजिए। FDI खत्म करिए और देश का जो राष्ट्र का सबसे बड़ा उद्योग था रेलवे, भारतीय रेलवे, उनके ट्रेनों को पुनः संचालित करिए। पुनः संचालित करने के लिए जो ट्रेनों की संख्या है, जो प्लेटफॉर्म्स की संख्या है, जो स्टेशनों की संख्या है, जो रेलवे पुलों की संख्या है, जो ट्रैक की लंबाई है, रेलवे की अधोसंरचना के अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती करके रेल यातायात को सुदृढ़ करिए और देश के नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो खाद्य पदार्थ है, सैन्य पदार्थ है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का राष्ट्रीय सस्ता साधन बनाइए और साथ में पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल और CNG पर अविलंब GST लगाइए और एक्साइज ड्यूटी और वेट के माध्यम से देश की जनता को लूटना बंद करें। इसी के साथ साथियों, मैं आप सभी से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि हमने फेसबुक पे एक ग्रुप भी बनाया है, जय किसान, जय पत्रकार, जय मजदूर। जो भी व्यक्ति अधिकारों के गलत दुरुपयोग के विरोध करने का आदी है, आइए डॉक्टर लोहिया के, शहीद आजम भगत सिंह के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, बाबा साहब अंबेडकर के, महात्मा बुद्ध के, विवेकानंद के विचारों के अनुरूप समता मूलक समाज की स्थापना करें। हर हाथ को रोजगार और हर एक को सम्मान देने के लिए आगे आए। हमारे नेतृत्वकर्ता साथी रघु ठाकुर के साथ सहभागिता करें। फेसबुक पे जो ग्रुप है उसमें शामिल हों और जिन व्यक्तियों का अपना नियंत्रण चुनाव में है, चाहे वो सभासद का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ऐसा व्यक्ति जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो, मतलब हमारा है कि वो नशा न करता हो, चाहे शराब का, चाहे गांजा का, चाहे अफीम का, चाहे गुटखा का, जिनको अपने ऊपर नियंत्रण हो, जिनका आत्मबल इतना मजबूत हो कि वो गलत अधिकारों का दुरुपयोग करने वालों का विरोध कर सके,
जहां गलत दिखाई दे वहां विरोध कर रहे हैं, अवज्ञा आंदोलन चलाएं और मैं देश के किसानों को, अन्नदाताओं को, उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि आज उन्होंने वो आत्मबल दिखाया है, सरकार के सामने घुटने नहीं टेक के ये दृढ़ता दिखाई है कि हम जो जनहित में नहीं है कृषि कानून, उसका विरोध करेंगे और अपनी बातें मनवा कर रहेंगे। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बार बार प्रधानमंत्री से यह मांग करती है कि अविलंब बिना शर्त वार्ता करके उनके यथोचित मांगों को पूरा कर। दूसरा, टैक्स के माध्यम से लूटना बंद करे और इसी के साथ हमें विश्वास है कि आप अगली कड़ी, आज की कड़ी 12वीं थी, 13वीं कड़ी में हमारे साथ भागीदारी करेंगे। और एक आग्रह और भी है कि आपके मन में जो प्रश्न उठे, जो हम भी गलत बोल सकते हैं, हमारे ऊपर भी खुल के टिप्पणी करिए। हम आपकी टिप्पणियों का, आपके विचारों का, आपके परामर्श का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और ये चीजें हमें हमारा मार्गदर्शन करेगी। इसी के साथ देश के आर्थिक गुलाम की जंजीरों को तोड़ने के लिए आपका आह्वान पुनः करता हूं और अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद।